एक कातिल को एक कत्ल करना था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कत्ल कैसे करे, क्योंकि वो एक परफेक्ट मर्डर करना चाहता था। उसने तमाम सीरियल्स देखे, नॉवेल पढ़े, ओटीटी पे फिल्में देखी, वैसे फिल्में देखी, क्राइम के शोज देखे और एक लंबा वक्त रिसर्च करने में बिताया। जब ये सारी चीजें उसने देख ली, तब उसे एक आइडिया आया। अब उस आइडिया पे काम करने के लिए उसके हर फेस की प्लानिंग करनी थी, ए टू जेड। इसके लिए उसने बाकायदा स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की, एक मर्डर की स्क्रिप्ट, एक परफेक्ट मर्डर की स्क्रिप्ट। और जब ये सब कुछ हो गया, तो फिर उस परफेक्ट मर्डर को करने के लिए जो कुछ उसने किया, ये पूरी कहानी वही है। इस कहानी की शुरुआत होती है 6 नवंबर 2018 को। राजस्थान का सीकर इलाके के हाईवे के किनारे कुछ अनजान लोगों की नजर एक लाश पर पड़ती है। पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस पहुंचती है मौके पर, लाश को उठाती है, अस्पताल ले जाती है। अब लाश की हालत ऐसी थी कि पहली नजर में ये एहसास हो गया था कि इसका कत्ल हुआ है, लेकिन कातिल तब ढूंढा जाए जब पहले मरने वाले का पता हो। अब पुलिस ने सारी कोशिश कर ली, उसके कपड़ों से कोई आईडी कार्ड नहीं, कोई ऐसा सबूत निशान नहीं जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। पुलिस ने उसकी तस्वीरें निकाली, उसके बारे में जितनी जानकारी इधर उधर चाहिए थी कोशिश की जुटानी, पोस्टर निकाले, पैम्फलेट बंटवाए और लाश मुर्दा घर में रखवा दिया। उसके सारे सैंपल भी ले लिए, उसके विसरा, उसके डीएनए, सब कुछ, तस्वीरें, वीडियोग्राफी भी कर ली। और अब इंतजार करिए कि बस इस लाश को कोई पहचाने और उसके बाद कातिल तक पुलिस पहुंच पाए। लेकिन वक्त बीतता गया, न मरने वाले का पता चला और न ही मारने वाले का। धीरे धीरे 10 महीने बीत गए। 10 महीने तक वो जिसकी लाश मिली थी उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला था। अब धीरे धीरे सीकर पुलिस भी इस केस को भुला बैठी। उसे लगा पता नहीं कोई हाईवे से गुजर रहा हो, उसने लाश को फेंक दिया और यहां से निकल गया। न वो राजस्थान का होगा, ना आसपास के किसी और स्टेट का, क्योंकि राजस्थान के साथ साथ आसपास के कई स्टेट में भी पुलिस ने, जो बॉर्डर सरहद लगता है, वहां भी उसकी तस्वीरें भिजवाई, सारे थानों में भिजवाई, लेकिन किसी ने उसकी शिनाख्त नहीं की। तो जब लंबा वक्त बीता, तो फिर यह था कि सारी उसकी निशानी, तस्वीरें, उसके जो डीएनए सैंपल, विसरा, ये सब तो रख लिया। मतलब आगे चलकर अगर कभी इस लाश की शिनाख्त हो सके तो उसके बारे में जानकारी जो भी चाहिए वो मिल जाएगी, लेकिन लाश आप कब तक रख सकते हैं। तो इसीलिए फिर पुलिस ने जब लगभग खुद से हार मान ली, तो उन्होंने तय किया कि अब इस लाश का पोस्टमार्टम नहीं बल्कि अंतिम संस्कार करा देते हैं। और वही हुआ। पोस्टमार्टम पहले ही हो चुका था, तस्वीरें ली जा चुकी थी, डीएनए सैंपल पुलिस के पास मालखाने में। अब उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके बाद पुलिस इस केस को भूल गई और लगभग भुला ही बैठी थी, क्योंकि ये 6 नवंबर 2018 को लाश मिली थी। लगभग 10 महीने बीते थे और उसके बाद 8 सितंबर 2019, साल ही हो गया लगभग, अचानक उत्तराखंड की पुलिस राजस्थान के इसी सीकर इलाके में पहुंचती है और पुलिस की बाकायदा पूरी टीम, 5-6 लोग, सीधे वो गाड़ी रोकते हैं थाने के कंपाउंड में और जो भी थाने का इंचार्ज उसके पास पहुंचते हैं, अपनी आईडी दिखाते हैं, बताते हैं कि हम उत्तराखंड से हैं, देहरादून पुलिस है और एक केस के सिलसिले में आपसे मदद चाहिए। पूछा जाता है कि भाई बताइए कौन। तो एक तस्वीर निकालते हैं और वो तस्वीर सीकर पुलिस को दिखाते हैं, कहते हैं हमें इस शख्स की तलाश है। अब पुलिस उस तस्वीर को देखती है। तस्वीर देखते ही अचानक पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। चूंकि उसी सीकर पुलिस स्टेशन का ये केस था, उनमें से एक पुलिस वाला फौरन उस तस्वीर को देखकर पहचान जाता है और कहता है साहब इसे मैं जानता हूं। देहरादून पुलिस भी खुश कि चलो जिसकी तलाश में वो देहरादून से चलकर राजस्थान सीकर तक पहुंची है, वो उसे मिल गया। पूछती है कहां, तब वो एक फाइल का बंडल देहरादून पुलिस के सामने रख दिया जाता है और कहा जाता है कि आप जिसे ढूंढ रहे हो बस अब वो इसी फाइल में है, क्योंकि इस दुनिया में भय नहीं। देहरादून पुलिस बड़ी हैरान होती है, पूछती है क्या हुआ। तब सीकर पुलिस बताती है कि करीब 10 महीने पहले हमें सीकर हाईवे के करीब एक लाश मिली थी।
और हमने उस लाश की शिनाख्त की बड़ी कोशिश की, आसपास के तमाम राज्यों में भी, यहाँ भी, लेकिन लंबे वक्त तक किसी ने उसकी पहचान की नहीं। तो हमने बाकी उसके सारे सैंपल लिए, सारी चीज़ें तो कलेक्ट करके रख ली, तस्वीरें रख ली, फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब जब पुलिस ने वो पूरी फाइल देखी तो देहरादून पुलिस हैरान, तस्वीर सामने थी। अब देहरादून पुलिस ने कुछ लोगों को बुलाया सीकर और कहा आप आइए और इस तस्वीर को देखिए, और ये जो सीकर पुलिस तस्वीर दिखा रही है इसको देखिए। वो लोग कोई और नहीं थे, उसी शख्स के रिश्तेदार थे जिसकी 10 महीने पहले लाश मिली थी, यानी वो जो मर चुका था। वो रिश्तेदार आते हैं और तस्वीर देखते हैं, लाश की तस्वीर देखते हैं और रोने लगते हैं, कहते हैं हाँ ये उनका बेटा है। उन्होंने बताया कि इसका नाम अजय है और ये कब से गायब है हमें नहीं मालूम। उसकी वजह उन्होंने बताई, क्योंकि पुलिस हैरान थी कि इसे ढूंढा क्यों नहीं। उन्होंने कहा इसे ड्रग्स की और नशे की लत थी, एक बार झगड़े में इसके हाथों एक खून हो गया था, बाद में वो जमानत पर बाहर आया। हमारी फैमिली, बिरादरी, पड़ोसियों में बड़ी नाक कटी, हम लोगों ने उसे घर से निकाल दिया और उसके बाद हमने कभी उसकी खबर नहीं ली कि वो कहाँ है, किसके साथ रहता है, किस हाल में है। और यही वजह है कि वो इतने दिनों तो गायब या कांटेक्ट नहीं किया, तो हमें कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि वो इस दुनिया में नहीं है। अब इधर देहरादून पुलिस हैरान की जिसकी तलाश में वो यहां आई है, वो शख्स तो 10 महीने पहले मर चुका है। तो फिर जिस कातिल के तलाश में वो यहां आई थी, वो कातिल असली में कौन है? क्योंकि जिस शख्स की तलाश में देहरादून पुलिस यहां सीकर आई थी, ये वही अजय था जिसकी एक मर्डर केस में देहरादून पुलिस को तलाश थी। लेकिन यहां आकर पता चला कि ये तो 10 महीने पहले इसकी मौत हो चुकी है। और हैरानी इस बात की थी कि जो तारीख इसकी मौत की बताई थी सीकर पुलिस ने, उस कत्ल के बाद, यानी उसकी मौत के बाद एक दूसरा कत्ल हुआ था और उस कत्ल के सिलसिले में अजय की तलाश थी। यानी देहरादून पुलिस जिस कातिल को ढूंढ रही थी, वो अजय की मौत के बाद कत्ल हुआ था। तो ये कैसे मुमकिन था? एक मुर्दा किसी का कत्ल कैसे कर सकता है? देहरादून पुलिस बहुत कंफ्यूज, लेकिन सच सामने, अजय की मौत की गवाही सीकर पुलिस दे रही है, सारे सबूत हैं। पुलिस वापस लौटती है देहरादून और देहरादून जाने के बाद अब नए सिरे से कत्ल की तफ्तीश शुरू करती है। और इसी कत्ल की तफ्तीश के दौरान एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसके स्क्रिप्ट 10 महीने से लिखी जा रही थी। यह कहानी है अशोक और उसकी पत्नी कामना की। अशोक देहरादून में रहने वाला एक कंपनी में मुलाजिम, और वो इंजीनियर था। देहरादून में उसकी जॉब लगी थी, तो वो रहने वाला कहीं और का था, पहुंच गया देहरादून, वहां जॉब करता है, किराए के मकान में रहता है। इत्तेफाक से जगह पे वो किराए के मकान में रहता, वहीं बराबर में एक ब्यूटी पार्लर था और उस ब्यूटी पार्लर की ओनर, एक मालकिन, उसकी एक लड़की थी जिसका नाम था कामना। पड़ोस में रहने की वजह से अक्सर अशोक और कामना की मुलाकात होती। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। जब प्यार हुआ तो अब दोनों ने फैसला किया कि वो शादी करेंगे। दोनों ने अपने अपने घर वालों को बताया। कामना के घर वालों की शर्त यह थी कि ठीक है, शादी से हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम कोर्ट मैरिज करो, क्योंकि आजकल के लड़कों का पता नहीं, शादी करके छोड़ देते हैं। चूंकि अशोक कामना से प्यार करता था और कामना भी अशोक से, इसलिए ये भी शर्त मान ली गई और दोनों परिवार की रजामंदी से अशोक और कामना की शादी हो गई। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इनकी एक बच्ची भी हुई। इधर इस शादी के दौरान में हुआ ये कि अशोक के एक बुआ का लड़का था और उसका नाम अजय। अजय ठीक ठाक लड़का, लेकिन फिर बीच में वो नशे वशे के लत में पड़ गया और उसी नशे के लत के पड़ने के चक्कर में एक झगड़े में उसके हाथों खून हो गया। अब उसके माथे पर कातिल का ठप्पा लग गया। वो जेल गया, लेकिन बेल हो गई और वो बाहर आ गया। घर वालों ने उसे निकाल दिया। अब वो सीधे आ गया देहरादून, क्योंकि अशोक और अजय एक दूसरे को बहुत मानते थे, कजन थे दोनों, बुआ का बेटा तो कजन हुए, तो बचपन से साथ पले बढ़े थे एक दूसरे से, तब कजन भी थे, दोस्ती भी थी। तो अजय ने उसे सहारा दिया, उसने कहा तुम यहीं रहो, कोई इशू नहीं। इसके बाद धीरे धीरे अब वक्त गुजर रहा है। अब अजय की शादी हो गई। अजय की जब शादी हुई तो वो कामना के साथ रहने लगा, लेकिन उसने अजय के लिए एक अलग घर का इंतजाम कर रखा था, प्यार करता था। धीरे धीरे शादी के बाद अब यह हुआ कि
कामना अपना बिजनेस फैलाना चाहती थी प्रॉपर्टी का, और इधर अब अजय को भी लगा कि, बल्कि अशोक को, कि वो भी कुछ अपना बिजनेस करे। इस चक्कर में इन लोगों ने कुछ लोन लिए, करीब अराउंड 70 लाख हो गए, 70 लाख रुपए। अब इनमें से ज्यादा बड़ा हिस्सा लोन का था कामना के, जो ब्यूटी पार्लर के नाम पे उसने लिया। अब इस लोन लेने के बाद ही अशोक और कामना की जिंदगी में एक परिवर्तन आया। अशोक को पहली बार अब एहसास हुआ कि कामना का किसी और के साथ अफेयर है, और उसे शक था कि अफेयर किसी और के साथ नहीं, बल्कि जिस बैंक से उसने लोन लिया है, उस बैंक का वो जो एजेंट जिसने लोन दिलाने में मदद की, वो अक्सर घर आता था लोन के सिलसिले में कागजात डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए। तो अशोक के मन में ये बैठ गया, कई बार उसने बातें करते हुए देखा, कई बार फोन पे, तो उसे लगा कि कामना और उससे लोन जिस बैंक ने दिया उसके एजेंट के बीच में कुछ है। अब इसी शक की वजह से पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। कामना कहती ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अशोक के मन से वहम जाता नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता। अब उसके अंदर लगा कि कामना झूठ बोल रही है, जिससे उसने प्यार किया वो उसे धोखा दे रही है। फिर उसने कहा क्या करें, तभी उसके दिमाग में आया क्यों ना कामना का कत्ल कर देते हैं। इसके साथ ही उसके मन में लालच भी आया। उसने कहा कि अगर कामना का कत्ल कर देते हैं तो एक तो बदला पूरा होगा कि उसने उसके साथ बेवफाई की, और दूसरा जो उसने 70 लाख के लोन ले रखे हैं उनमें से करीब 50 लाख के लोन तो कामना के नाम पर है। तो अगर कामना मर गई तो वो लोन तो कोई चुकाएगा नहीं, और वो सारी चीजें फिर उसकी हो जाएंगी। तो दोनों चीजें उसके दिमाग में घूम रही थी, लेकिन उसने सोचा कि कत्ल कैसे करें। वो पेशेवर क्रिमिनल भी नहीं था, कभी उसने कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन नफरत इस कदर हो गई थी उसको अपनी पत्नी से कि वो बस उसको रास्ते से हटाना चाहता था। अब उसने सोचना शुरू किया, बहुत सारी फिल्में देखी, ओटीटी पे सीरीज देखी, क्राइम के शोज देखे, क्राइम के नॉवेल पढ़े, मतलब जितना आइडिया जहां से ले सकता था लिया, और आखिरकार उसे एक आइडिया मिला, और उसी आइडिया पे अब उसने काम करना शुरू किया। अब इस आइडिया के तहत कामना का कत्ल करने के लिए, या कत्ल करने से पहले, उसे एक और काम करना था। एक ऐसा काम कि कामना का जब कत्ल हो जाए तो पुलिस उस कातिल को ढूंढे जो कातिल उससे बहुत दूर हो। उसने पूरी स्क्रिप्ट लिखी इस कत्ल की, हर स्टेज पे क्या होगा। जैसे मनी हाइस्ट आई थी, उसमें नेक्स्ट स्टेज में क्या क्या होगा, वो प्रोफेसर सब कुछ तैयारी करते थे। सेम ये इस तरह से ये अपने आप को एक प्रोफेसर के तौर पे ही मान के चल रहा था। तो उसने पूरी तैयारी की। अब इस तैयारी के दौरान ही अचानक एक कैरेक्टर उसके दिमाग में जो आया, जो पहला चेहरा सामने आया, उसका अपना कजन, अपने बुआ का बेटा अजय। उसने कहा कि अजय तो अपने घर से निकाला हुआ है, माँ बाप उसकी खबर नहीं लेते, कोई और पूछता नहीं, क्योंकि उसके ऊपर एक माथे पर कातिल होने का ठप्पा लगा हुआ है, नशा भी करता है। तो अगर अजय को कल को कुछ हो जाता तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो उसे अपने इस पूरी प्लानिंग का पहला किरदार, पहला कैरेक्टर अजय में दिखाई दिया। अब इसके बाद वो अजय के लिए पहले ही काफी कर चुका था। उसने अजय से फिर से ज्यादा मिलना जुलना शुरू किया, लेकिन इस प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ और करना था। इधर कामना से उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। इसी दौरान में उसे अब अजय को अपने घर भी लाना जरूरी था, क्योंकि ये उसकी साजिश का एक हिस्सा था। तो एक रोज वो अजय के पास जाता है और अशोक कहता है कि तू एक काम कर, अब हमारी शादी हो गई तो यहां कहां खाने पीने का कुछ ख्याल नहीं है, कुछ दिन मेरे साथ मेरे घर पर रहे। तो देहरादून में अजय को अपने साथ अपने घर पर ले आता है, और कामना से कहता है कि अब वो यहीं रहेगा। इधर कामना और अशोक के बीच के रिश्ते वैसे ही खराब हैं, क्योंकि अशोक के मन में वहम है कि इसका कामना का कुछ अफेयर है। पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है, लेकिन रहते दोनों एक ही छत के नीचे एक साथ, क्योंकि एक बेटी थी। तो वो अजय को ले आया। अजय के आने से कामना को गुस्सा आया कि आप अपने कजन को यहां ले आए, इसके ऊपर ये इल्जाम है। कोई भी फैमिली जिसके ऊपर एक दाग लगता है तो थोड़ा उससे दूर होती है। तो उसको लेके फिर इन दोनों में बहस हुई। अशोक ने कहा नहीं, ये तो यहीं रहेगा, और काफी दिन तक रहा। लेकिन जब साजिश के अगले फेज को पूरा करना था, उससे पहले प्लानिंग के तहत उसने अजय को एक दिन पहले कहा कि अब तू चला जा, बीवी गुस्सा करती है, तू वापस वहीं रह, बाकी मैं तेरी देखभाल करूंगा। अब अजय चला गया, और उसने अजय को भेजा 28 अगस्त, 28 अगस्त नहीं बल्कि अगस्त के पहले हफ्ते में अजय को घर से भेज दिया।
अब अजय चला गया उसी अपने घर पे। अब ये अगस्त का महीना और 2019 का साल है और अगस्त का दूसरा हफ्ता है। इत्तेफाक से इसी दूसरे हफ्ते में अशोक का बर्थडे पड़ता था और ये सब कुछ उसने प्लानिंग स्क्रिप्टेड है। अब उसके बर्थडे की तारीख आई। उसने अजय से कहा कि आज मेरा बर्थडे है तो हम लोग पार्टी करते हैं। उसने अपने 3 और दोस्तों को बुलाया अशोक ने और कहा आज बर्थडे की पार्टी है। तो 3 दोस्त अशोक और अजय 5 लोग बैठकर अब एक पार्टी कर रहे हैं। पार्टी करते करते रात में अशोक कहता है अजय से कि तू बहुत इधर उधर भटक लिया, मुझे बुरा लग रहा है, मेरी बीवी ने घर से तुझे बाहर कर दिया, तू यहां रहता है, मैंने तेरे लिए एक नौकरी ढूंढी है और मैंने बात कर ली है, राजस्थान में वो नौकरी है सीकर में। तो सारी बात हो गई, तू चला जा और 2 दिन बाद तू नौकरी ज्वाइन कर ले, सैलरी वैलरी सब मैंने कर ली, अच्छा है और तुझे पसंद नहीं आया तो मुझे बताना, फिर वापस बुला लूंगा। इधर अजय भी कई बार नौकरी तलाश रहा था लेकिन उसके पुराने पाप को देखते हुए कोई नौकरी दे नहीं रहा था क्योंकि एक तो बेल आउट था। तो बहुत खुश हुआ कि चलो उसका कजन उसके बारे में इतना सोच रहा है। तो उसने कहा काम कर, तू आज ही रात पार्टी खत्म करते हैं और तू राजस्थान के लिए निकल ले, और ये हमारे दोस्त हैं ये भी राजस्थान की तरफ जा रहे हैं तो ये तुझे ड्रॉप कर देंगे। अजय को और क्या चाहिए। अब अजय गाड़ी में बैठता है अशोक के 3 दोस्तों के साथ, गाड़ी चल पड़ती है देहरादून से और ये गाड़ी पहुंचती है फिर सीकर। सीकर जाने के दौरान में रास्ते में 3 दोस्त, चूंकि अजय को काफी पिलाया गया था बर्थडे पार्टी के नाम पे, उसका गला घोटते हैं, उसे पहले मारते पीटते हैं फिर गला घोट देते हैं, उसके ड्रिंक में भी कुछ नशीली चीज मिला दी थी। गला घोटने के बाद जब उसकी मौत हो जाती है तो फिर सीकर के एक हाईवे के किनारे गाड़ी रोक कर उसकी लाश को फेंक देते हैं। उसके पास कोई भी ऐसी निशानी नहीं छोड़ते जिससे उसकी शिनाख्त हो सके और फिर लोग निकल लेते हैं। लौट कर आने के बाद वो अशोक को सारी बात बता देते हैं कि काम हो गया। अब अशोक का पहला फेज पूरा हो गया था स्क्रिप्ट के हिसाब से। असल में उसकी स्क्रिप्ट ही यही थी कि कत्ल करने से पहले जो असली कत्ल करना है उस कत्ल के कातिल को मार देना है। तो कहानी देखिए कैसी उसने सोची है कि उसे कत्ल करना है, पुलिस को उस कातिल तक पहुंचाना है, लेकिन उस कातिल का कत्ल होने से पहले हो जाना है। पहला फेज क्लियर हो गया। अब इसके बाद आती है 29 अगस्त 2019 की तारीख। जैसे ही पता चला कि अजय का काम हो गया, अब रात 11:30 बजे अचानक देहरादून की एक कॉलोनी से पुलिस कंट्रोल रूम में फोन जाता है कि एक घर में शूट आउट हुआ है। पुलिस की टीम पहुंचती है, जाती है तो देखती है कि बेड पर एक महिला पड़ी, उसके सर में गोली लगी, उसकी मौत हो चुकी है, उसके बराबर में एक बच्ची लेटी हुई है। वो महिला कामना थी, उसके सर में गोली मारी गई। पुलिस फौरन देखती है दूसरे कमरे में अशोक, उसके पेट के करीब से गोली निकल चुकी थी, बट ऐसी नहीं लगी थी कि जान को खतरा हो, लेकिन गोली उसे भी लगी थी। पुलिस तफ्तीश शुरू करती है, पूछताछ होता है। कामना तो मर चुकी, बच्ची गवाही दे नहीं सकती, ले दे के विटनेस एक ही अशोक। अशोक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि रात 11:30 बजे का वक्त था, हम लोग खाना खाकर लगभग सोने जा रहे थे, तभी मेरा कजन अजय घर में आ गया और वो इस बात पे गुस्से में था कि मेरी बीवी ने उसे घर से निकाल दिया था। वो यहीं रह रहा था और अभी कुछ दिन पहले मेरी बीवी को पसंद नहीं था कि उसके ऊपर एक कत्ल का इल्जाम हो, वो यहां रहे, तो उसने उसको बेइज्जत करके निकाल दिया। तो वो आया था बेइज्जती का बदला लेने के लिए। उसने कहा कि भाभी तुमने मुझे क्यों निकाला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और उसने गोली चला दी। मैं तब तक किचन में था, मैं सुनकर गोली की आवाज बाहर आया, तब तक उसने दूसरी गोली चलाई। मैं झुका, गोली लगी, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। ये बयान दे दिया। अब पुलिस ने इस बयान की तफ्तीश शुरू की। चूंकि एक शख्स को गोली लगी, अब अशोक हॉस्पिटल में एडमिट है, पत्नी का कत्ल हो चुका है, पूरा मोहल्ला अफसोस कर रहा है। फिर इनकी प्रेम कहानी सामने आई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो फिर पता चला कि हाँ, यहाँ काफी वक्त से अजय साथ रह रहा था। फिर यह भी पता चला कामना के घर वालों से कि कामना को यह बुरा लगता था कि अजय उसके घर में क्यों रह रहा है, उसके ऊपर एक कत्ल का इल्जाम है, और अशोक को यह शक था कि इसका किसी एजेंट से अफेयर है। तो पुलिस को सारी चीजें में लगा कि कहानी बिल्कुल सही है। अब पुलिस की नजर में भी अजय ही कातिल था कामना का, और अजय ने ही अशोक पे गोली चलाई। अब देहरादून पुलिस अजय की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन जहां जाए नाकामी हाथ लगे, अजय का कोई सुराग ही नहीं। पता चला जब से घर से निकाला है उसके बाद से अजय का कोई पता नहीं। कई हफ्ते बीत गए, पुलिस
कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि वो अचानक गायब कहाँ हुआ। मोबाइल भी यूज करता है, वो भी स्विच ऑफ है। फिर धीरे धीरे पुलिस को एहसास हुआ कि इस घर के अंदर ही कुछ सच छुपा हुआ है और शायद वो अजय को गलत ढूंढ रहे हैं, उन्हें भटकाया जा रहा है, कुछ और दिखाया जा रहा है। अब पुलिस वालों का दिमाग चला तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, तफ्तीश शुरू करते हैं असली वाली। तो सबसे पहले उन्हें डाउट था कि उसने भाभी को मारा, और ये उस वक्त रात 11:30 का टाइम बता रहा। रात 11:30 बजे वो किचन में क्या करने गया था, क्योंकि उसने बताया था खाना वाना पहले खा चुके थे। तो पुलिस ने अब बड़ी खामोशी से अशोक के मोबाइल को सर्विलांस पे लगाया और उससे कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले। जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले तो पुलिस ने देखा कि हाँ, अजय से भी उसकी बात होती थी और भी लोगों से होती थी। लेकिन उसने देखा कि जिस रात ये कत्ल हुआ और जिस दिन अजय को निकाला गया, उस दिन 3 और ऐसे नंबर थे जिससे अशोक बहुत सारी बातें कर रहा था। अब पुलिस ने उन तीनों नंबरों को जब चेक किया तो वो 3 नाम आए। जब 3 नाम आए और बहुत ज्यादा कॉल थे, इधर अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी थी अशोक को। पुलिस ने अब पूछा कि ये बताइए कि आप जिस दिन, ये 29 अगस्त 2019 जब कामना का कत्ल हुआ, और उससे पहले जिस दिन आपका बर्थडे था, उस दिन 3 नंबर ऐसे हैं जिस पे आपने बहुत बार बातचीत की और उधर से भी कॉल आया, ये तीनों कौन है? क्योंकि नॉर्मल डे में इन तीनों से आपकी इतनी बात नहीं होती। तो अशोक ने कहा कि ये तीनों उसके स्कूल के फ्रेंड हैं और बचपन से साथ हैं, एक ही स्कूल में पढ़े थे और इसलिए बातचीत हुई। पुलिस को लगा कि ये सही कह रहा है। लेकिन फिर पुलिस ने नोटिस किया कि जब कामना का कत्ल हुआ, उस कत्ल के बाद से इन तीनों का एक भी कॉल नहीं आया। तो ये कैसे स्कूल के दोस्त हैं जिसके अपने दोस्त की वाइफ का मर्डर हो गया, पूरी दुनिया पूछ रही है, उसके रिश्तेदार आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, ये ना आए मिलने के लिए, ना उसे सांत्वना देने के लिए, और न ही कॉल करके उसको अफसोस जताया। तो ये कैसे दोस्त हैं? यहां से पुलिस का शक अशोक पे गहरा है। इसके बाद पुलिस ने अब सीधे उन 3 नंबरों को सर्विलांस पे लगाया। उन 3 में से 2 दोस्तों को उठाया। दोनों को उठाकर उन्होंने उसके साथ खेल खेला कि तुम्हारा भांडा फोड़ दिया। अशोक ने सब सच बता दिया। वो गलत फहमी में थे, उन्होंने फौरन मुंह खोल दिया। उन्होंने कहा साहब हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया अशोक ने किया, उसने हमें कहा था अजय का कत्ल करने के लिए। अब पुलिस फिर से देहरादून वाली शॉक्ड कि वो कामना के मर्डर के पूछताछ करने के लिए आए। वो कह रहा हमने कुछ नहीं किया, अजय का मर्डर उसने किया। तो उसने कहा अजय कौन? तो उसने कहा वही जिसका एफआईआर में नाम है, कामना के कातिल के तौर पर। तो बोला कातिल के तौर पर मतलब वो कहाँ है? पता चला कि वो तो कामना के मर्डर से पहले ही उसका मर्डर हो चुका है। अब तीसरे दोस्त को फिर ढूंढा गया, तीसरा दोस्त भी मिल गया। और जब तीनों के बयान आए तो फिर अशोक के सामने बिठाया गया। फिर अशोक भी बैठ गया और फिर अशोक ने कहानी सुनाई। कहानी वही जो आपको शुरू में सुनाई कि वो एक परफेक्ट मर्डर करना चाहता था अपनी बीवी का, सिर्फ शक की वजह से। और इस मर्डर को करने से पहले वो ये इंश्योर होना चाहता था कि पुलिस को वो उस कातिल तक पहुंचाए जो कातिल इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि मुर्दा कभी बोलेगा नहीं और सच कभी सामने आएगा नहीं। तो एक कत्ल से पहले उसे एक और कत्ल करना था, उस तथाकथित कातिल का कत्ल, और इसके लिए उसने अजय को चुना। तो करना था कत्ल बीवी का, लेकिन उस कत्ल को छुपाने के लिए उसने एक और कत्ल किया था। और फिर कत्ल के बाद लाश कहीं और फेंका। 10 महीने तक वो गुमनाम रहा। और जब ये खुलासा हुआ 3 दोस्त और अशोक के बाद, तभी देहरादून की पुलिस सीकर पहुंची थी, उस थाने में, क्योंकि सीकर के पास हाईवे में उन्होंने लाश फेंकने की बात कबूल की थी। तो उस हाईवे का जो थाना लगता था, उस थाने का नाम इन्हें पता था। और देहरादून पुलिस उस थाने में पहुंचकर उस अजय की तलाश करती है और तब कहानी सामने आती कि वो थी 22 अगस्त की सुबह, सुबह क्या थोड़ा देर सुबह, सुधीर, सुखविंदर और सोनाली ये लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं। इनकी गोवा की टिकट 2 दिन पहले बुक थी, यानी 20 तारीख को। 22 तारीख को ये पहुंचते हैं एयरपोर्ट। उसके बाद एयरपोर्ट से ये गोवा पहुंचते हैं फ्लाइट से। गोवा पहुंचने के बाद ये टैक्सी लेते हैं और इन्होंने पहले ही गोवा में ही ये जो एक रिजॉर्ट है, ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट, ये बुक करा रखा था। और इसके इन्होंने 2 कमरे बुक कराए थे कायदे से, एक में सुधीर और सुखविंदर और एक में सोनाली। एयरपोर्ट से लोग टैक्सी पकड़ते हैं और सीधे रिजॉर्ट पहुंचते हैं। रिजॉर्ट पहुंचते पहुंचते लगभग देर दोपहर हो गई, मतलब करीब 3 के आसपास पहुंचे थे। चेक इन किया। चेक इन करने के बाद इन लोगों ने वहीं रिजॉर्ट में खाना खाया।
खाना खाने के बाद फ्रेश हुए, थोड़ा आराम किया। इस दौरान में सुधीर और उसके साथी सुखविंदर ने इसी रिजॉर्ट के एक रूम बॉय को बुलाया और फिर उससे बात की, और इससे ये पता चलता है कि शायद सुधीर इस रिजॉर्ट में पहले भी ठहर चुका है। उस रूम बॉय को बुलाने के बाद उसने कहा कि उसे ड्रग्स चाहिए। रूम बॉय तैयार हो गया। इसके बाद वो रूम बॉय कुछ देर के बाद ड्रग्स लेकर आता है, 2 अलग अलग पैकेट में। सुधीर 5,000 रुपए देता है उस रूम बॉय को एक पैकेट के लिए, और सुखविंदर दूसरे पैकेट के लिए 7,000 रुपए देता है। कुल 12,000 रुपीज 2 पाउच ड्रग्स के। और ये ड्रग्स कौन सा था? MDMA, एक सिंथेटिक ड्रग्स है, केमिकल ड्रग्स। तो ये 2 पाउच 2 पुड़िया ड्रग्स के MDMA की आ गई। अब उसके बाद MDMA की इस ड्रग्स के आने के बाद शाम को जब ये लोग सब सुस्ता लेते हैं, खाना वाना खा चुके हैं, आराम कर रहे हैं, अब सुधीर, सुखविंदर और सोनाली तीनों रूम में ही इस MDMA ड्रग्स को लेते हैं। रूम में ड्रग्स लेने के बाद थोड़ी देर तक ये लोग अपना गप्पे मारते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और फिर रूम में ही रहते हैं। रात के खाने का ऑर्डर नहीं दिया। फिर ये लोग रिजॉर्ट से निकलते हैं करीब 11 बजे, और इन्होंने पहले से ही पता किया था कि कौन कौन से पास में अच्छे क्लब हैं जहां रात में जाकर पार्टी कर सकते हैं। तो इन्हें ये पता चला कि ये पास में कर्लीज क्लब है, शैक, ये ठीक ठाक क्लब है। और ये भी पता किया था कि कहाँ ऐसा है जहां पे कोई सख्ती ना हो, सख्ती मतलब कोई ड्रग्स व्रग्स का रेड वेट का चक्कर ना हो। तो कर्लीज के बारे में इनको बताया गया। ठीक रात 11:30 बजे ये लोग कर्लीज क्लब पहुंचते हैं एक टैक्सी से। टैक्सी से पहुंचने के बाद ये पार्किंग में उतर जाते हैं, टैक्सी वाले को पैसे देते हैं, और फिर तीनों कर्लीज क्लब में दाखिल होते हैं। जब ये दाखिल हुए तब रात के 11:30 हो रहे थे। जो CCTV कैमरा है वो भी यही टाइम दिखा रहा है इनके एंट्री के। क्लब में दाखिल होने के बाद ये लोग वहां थोड़ा ड्रिंक करते हैं और फिर डांस फ्लोर पे जाते हैं। अच्छा, इधर इससे पहले जब ये रिजॉर्ट से निकलने लगे, एक राउंड इन्होंने कमरे के अंदर MDMA ड्रग्स ली तीनों ने। इसके बाद क्या किया, जो सुधीर है, सुधीर ने MDMA की एक पाउच अपने पैंट की जेब में रखी, और वो शॉर्ट टाइप का पैंट पहने हुआ था। उसने उसमें एक पाउच को जेब में अपने डाल लिया, और एक पाउच जिसमें से इन लोगों ने यूज किया आधा और अब भी उसमें से बचा हुआ है, उसको एक खाली पानी के बोतल में, जो छोटा वाला पानी का बोतल आता है बल्कि छोटा नहीं, ठीक ठाक बोतल, उस बोतल से पानी सारा पी गए, और खाली बोतल के अंदर इन्होंने MDMA डाल दी, और उस बोतल को सुधीर ने अपने पास रख लिया। तो एक ड्रग्स का पाउच उसकी जेब में है, और दूसरा ड्रग्स उसने पानी के खाली बोतल में डाला। अब बोतल लेकर ये तीनों निकले रिजॉर्ट से, और रात 11:30 बजे पहुंचते हैं कर्लीज क्लब। कर्लीज क्लब में एंट्री करने के बाद थोड़ा पहले ड्रिंक लेते हैं, फिर डांस फ्लोर पे जाते हैं। तब तक वहां और भी बहुत सारे लोग थे, अलग अलग लोग थे, उनका इन तीनों से कोई ताल्लुक नहीं था। कोई वहां और कोई इनकी पार्टी में शामिल कोई और लोग था, ऐसा नहीं था। बस यही तीन थे, एक दूसरे को जानने वाले। वहां जाने के बाद अब ये लोग डांस वांस करते हैं। डांस वांस के करने के दौरान ही बीच में सुधीर हटता है वहां से, और पानी का बोतल लेता है एक दूसरा, और उस पानी के बोतल को अपने साथ जो बोतल लेकर आया था उसमें पानी डाल देता है, जिसमें ऑलरेडी ड्रग्स है MDMA, और उस हिसाब से वो उसको घोल लेता है। फिर बोतल बंद करता है, खुद सिप लेता है, सुखविंदर लेता है। इसके बाद उस वक्त मस्ती में डांस कर रही सोनाली, उनको भी लाकर वो पानी का बोतल देता है। बाद में जो तस्वीरें हैं उसमें यह है कि सोनाली जो है उसको पीने से मना कर रही है, मतलब थोड़ा इनकार कर रही है वो। शायद सोनाली को शायद खुद को एहसास था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो थोड़ा लग रहा था कि शायद या तो नशा हो रहा है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक कमरे में ऑलरेडी ये लोग ड्रग्स ले चुके थे। अब 11:30 पहुंचे थे। लगभग 3-3.5 घंटे तक ये लोग डांस करते हैं, फिर बैठते हैं, बातें करते हैं, और गोवा की नाइट पूरी नाइट ही होती है। 2 बजे तक सब कुछ ठीक चल रहा था। 2 बजे के बाद अचानक सोनाली को थोड़ा सा लगता है थकान, और ये वो तो बैठ जाती है वहां पर कोने में। ये लोग डांस कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सोनाली को लगता है ठीक है, फिर वो आती है, लेकिन फिर अचानक वो कहती है सुधीर से कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे बाथरूम ले चलो। अब सुधीर उसको लेके साथ जाता है। फर्स्ट फ्लोर पे इसी क्लब के लेडीज बाथरूम थे। सुधीर और सोनाली गए, सुखविंदर वही है डांस फ्लोर पे। वहां जाने के बाद सुधीर उसको लेडीज बाथरूम तक छोड़ता है, क्योंकि उस वक्त भी एक तरह से वो नशे में ही थी सोनाली। सोनाली बाथरूम के अंदर जाती है,
वहां जाके वॉमिट करती है, उल्टियां करती है। उल्टियां उल्टियां करने के बाद करीब 5-7 मिनट का वक्त लेती है। उसके बाद बाहर आती है। बाहर आती है, सुधीर पूछता है, वो कहती है कि अब मैं ठीक फील कर रही हूँ। कई बार ड्रिंक्स या ड्रग्स के बाद वॉमिट या उल्टी करने के बाद लोग हल्का फील करते हैं, तो उसे भी लगा सुधीर को कि शायद ये थोड़ा नशा ज़्यादा हो गया, लेकिन अब ठीक है, वॉमिट कर चुकी है। वापस ये लोग फिर उसी डांस फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। अब जाने के बाद फिर डांस शुरू होता है। अब डांस कर रहे हैं तो पहली बार बाथरूम 2:30 बजे गए, सीसीटीवी फुटेज में कैद है ये। अब इसके बाद फिर डांस वांस हुआ। अब सुधीर और सुखविंदर अपना बॉटल से पी रहे हैं वही एमडीएमए, इन्होंने बीच में फिर दी। अब सोनाली को लगा कि शायद ज़्यादा हो रहा, सोनाली मना कर रही है, वो तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। लेकिन वो देते रहे, पीते रहे, डांस होता रहा। अब 2 घंटे और बीत गए। 2:30 बजे पहली बार बाथरूम गई थी। अब 4:30 बज गए। 4:30 बजे सोनाली ने अचानक सुधीर से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मुझे वॉशरूम ले चलो फिर से। सुधीर अब उसको लेके चलता है। इस बार वो ठीक से चल भी नहीं पा रही है, लड़खड़ा रही है। पीछे पीछे सुखविंदर भी आता है। फिर ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे ही सोनाली को लेडीज वॉशरूम में ले जाते हैं। सोनाली कहती है कि तुम एक काम करो, तुम या तो वापस जाओ या यहाँ खड़े रहो, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, मैं चल नहीं पा रही हूँ, तो मैं अंदर बाथरूम में बैठूंगी, और ये हो सकता है मुझे नींद आ रही, थोड़ी देर सो जाना चाहती हूँ, तो मैं फ्रेश हो जाऊंगी। तो कहता ठीक है, तुम अपना टाइम लो। उसके बाद सोनाली अब लेडीज बाथरूम में है, दरवाज़ा लॉक नहीं करती, क्योंकि ये तबीयत ठीक नहीं थी, और ये कहता है कि तुम लॉक मत करना अंदर से, मैं यहीं हूँ। अब सोनाली अंदर है, सुखविंदर बाहर है, बल्कि सॉरी सुधीर। यहां पर पहली बार 4:30 बजे सुधीर को एहसास हुआ कि शायद सोनाली को ज़्यादा ड्रग्स दे दिया है। सोनाली को ड्रग्स की ओवरडोज मिल गई है, और इसीलिए उसकी तबीयत खराब हो रही है। अब उसे लगा कि अगर ड्रग्स की ओवरडोज है, उसकी तबीयत बिगड़ गई, कुछ यहाँ हो गया, कहीं पुलिस आ गई तो। अब जब उसे ये डर लगा तो उसने फौरन जिस बॉटल में वो एमडीएमए लेकर रिजॉर्ट से आया था, वो बॉटल अब भी उसके पास थी। उसने फौरन उस बॉटल में, वो जो जेब में उसके बाकी का पड़ा हुआ था एमडीएमए, वो पुड़िया निकाली, वो पुड़िया उस बॉटल में डाली, और उस बॉटल को फिर से बंद किया। और उसके बाद वो उसी लेडीज बाथरूम में घुस गया जिसमें सोनाली थी। सोनाली अंदर बैठी हुई थी, होशो हवास में थी नहीं। उसके बाद उसने उसके फ्लश के ढक्कन को खोला और उसके अंदर वो बोतल डाल दिया, ढक्कन बंद कर दिया। सोनाली का हालचाल पूछा, बाहर आया। सोनाली थोड़ा अंदर बैठकर उसे लगा कि ठीक हो रही है। 4:30 बजे वो वॉशरूम के अंदर गई थी, और 1.5 घंटे बाद सुबह के 6 बज गए। अब सुधीर और सुखविंदर को लगा कि अब सुबह हो गया, क्लब भी लगभग खाली हो गया, कुछ लोग ही बचे हैं, अब सब जा रहे हैं, क्लब के स्टाफ की ड्यूटी खत्म हो रही है, तो अब निकलना चाहिए इससे पहले कुछ हो। फिर उन्होंने पूछा, सोनाली ने कहा अभी ठीक, अब फील कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने पार्किंग तक जाना है, टैक्सी बुलाई। अब पार्किंग तक वो चल नहीं पा रही है, 2 स्टाफ ने और मदद की। उसके बाद सुधीर ने सहारा दिया, और 6 बजे ये वहाँ से पार्किंग में पहुँचते हैं। पार्किंग से एक टैक्सी में बैठते हैं, और टैक्सी से बैठने के बाद करीब 6:30 बजे के दरमियान ये उस क्लब से उस लियोनी रिजॉर्ट में पहुँचते हैं जहाँ उन्होंने ऑलरेडी कमरा बुक कराया था। पार्किंग से उतारने के बाद, वहाँ फिर गाड़ी से उतरने के बाद सोनाली को सहारा देकर ये कमरे में ले जाते हैं। कमरे में ले जाने के बाद सोनाली की तबीयत अब भी ठीक नहीं लग रही है, बट इन्हें लगता है कि शायद ओवरडोज है, नशा उतर जाएगा, लेकिन वो बेचैन हो रही है। तो ये दोनों, एक कमरा और था उसमें, कुछ वहाँ भी जाते हैं, कपड़े भी चेंज करते हैं। अब होटल में आए हुए करीब 1.5-पौने 2 घंटे बीत गए थे, करीब 7:45 का समय होगा। सोनाली कहती कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। अच्छा, उसकी हालत देखकर अब ये दोनों भी घबरा जाते हैं। इसके बाद करीब 8 बजे के आसपास ये रिजॉर्ट पे जाते हैं, पूछते हैं कोई डॉक्टर वॉक्टर, तो बताते हैं कि यहाँ पास में ही एक सेंट एंथोनी हॉस्पिटल है। इधर सोनाली की तबीयत बिगड़ रही है, दोनों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एक डर भी है कि उन्हें मालूम है कि इसकी तबीयत क्यों बिगड़ रही है, क्योंकि उन्होंने ड्रग्स ली है, और ड्रग्स के केस में गोवा में फंस जाएंगे, पुलिस, ये सारी चीज़ें। इधर सोनाली भी एक पॉलिटिकल चेहरा, फिगर, सोशल मीडिया पे एक्टिव, खबरें भी आ जाएंगी मीडिया में। अब ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, लेकिन तबीयत बिगड़ रही थी, उनके पास और कोई चारा नहीं था। उसके बाद उन्होंने रिजॉर्ट के रिसेप्शन के लोगों की मदद से एक टैक्सी बुक की, और उसके बाद वहाँ से सेंट एंथनी अस्पताल गए। सेंट एंथनी अस्पताल के सीधे वहाँ पे जो उनका इमरजेंसी वार्ड है, कैजुअलिटी वार्ड, ये वहाँ पर उसको गाड़ी से उतार कर स्ट्रेचर पर ले जाते हैं। लगभग बेहोशी की हालत में थी सोनाली उस वक्त। उसको सीधे कैजुअलिटी वार्ड में ले गया। वहाँ पर ले जाने के बाद ये दोनों साथ थे, सुधीर और सुखविंदर। वहाँ जाने के बाद एक डॉक्टर देखते हैं सोनाली को,
उसकी नब्ज टटोलते हैं, उसकी धड़कन देखते हैं। नब्ज रुकी हुई थी, धड़कनें थमी हुई थी। डॉक्टर ने देखने के बाद उन दोनों को बताया कि इसमें जान नहीं है, ये मर चुकी है। अब वो दोनों घबरा गए। इधर उस डॉक्टर ने रिपोर्ट किया अपने उसको एमओ को, मेडिकल अफसर जो सेंट एंथनी अस्पताल के चीफ, तो उसने एमओ को बताया कि एक लेडी आई। तब तक उसने लेडी का नाम हम पता कर लिया। उसने बताया कि लेडी का नाम सोनाली फोगाट है और इनके साथ 2 लोग हैं जो इसको लेकर आए, बट ये ब्रॉट डेड लेकर आए। एमओ ने जैसी ये जानकारी ली, एमओ ने फौरन अंजुना बीच पुलिस स्टेशन को फोन किया, अंजुना पुलिस स्टेशन को, और कहा कि यहां पे एक लेडी आई है जो ब्रॉड डेड है और उसके साथ 2 लोग हैं, नाम सोनाली फोगाट है। जब सेंट एंथनी अस्पताल से अंजना पुलिस स्टेशन को फोन किया गया, उस वक्त टाइम हो रहा था सुबह के 9:22। 9:22 पे पहली बार गोवा पुलिस को जानकारी मिली। गोवा पुलिस की टीम 4 लोगों की, जिसमें एक ये खुद थे, पीएन देसाई, ये सेंट एंथनी अस्पताल पहुंचते हैं। वहां डॉक्टरों ने फिर बताता है ये 2 लोग हैं। इन दोनों से फिर पूछताछ होती है। इसके बाद, अब चूंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, मामला एक संदिग्ध मौत का, पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है और फिर वहां से इसको गोवा मेडिकल कॉलेज जीएमसी के मॉर्चरी में भेज देती है आगे की कार्रवाई के लिए। फिर इन दोनों से पूछताछ होती है। ये दोनों वही पूरी कहानी बताते हैं जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाई। 23 अगस्त की बात थी। 9:22 पर पहली बार गोवा पुलिस को पता चला। इसके बाद तब तक यहां हिसार में सोनाली के घर वालों को पता चला। शाम होते होते सोनाली का पूरा परिवार गोवा पहुंच चुका था। उसके बाद नेक्स्ट डे 24 तारीख को उसका भाई अंजना पुलिस स्टेशन के बाहर एक वीडियो बनाता है, बताता है, फिर एक कंप्लेंट देता है कि मेरी बहन का कत्ल हुआ और उसके पीछे सुधीर और उसका दोस्त है। इसके बाद गोवा पुलिस के डीजीपी के कहने पर एफआईआर दर्ज होती है। फिर इन दोनों को उसके अगले दिन गिरफ्तार किया जाता है। 23 को मौत हुई थी सोनाली की। उसके बाद 2 दिन बाद 25 अगस्त को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टरों की एक टीम सोनाली का पोस्टमार्टम करती है। वीडियोग्राफी में, कैमरे में कैद होता है ये पूरा पोस्टमार्टम। और इसके बाद वो अपनी रिपोर्ट देती है। इस रिपोर्ट में जो पहली चीज थी वो ये कि दिल का दौरा पड़ने से मौत नहीं हुई। दूसरी चीज ये कि मौत की सही वजह क्या है, उसके लिए कुछ केमिकल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने की जरूरत है। और जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस मौत की असली वजह है क्या। तो इसीलिए उस रिपोर्ट को भेज दिया गया है और इसमें खास तौर पर केमिकल एनालिसिस, इसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजी और सीरोलॉजिकल रिपोर्ट्स, ये 3 रिपोर्ट्स जिसमें विसरा भी शामिल हो जाता है। तो ये रिपोर्ट्स जो हैं, ये तीनों रिपोर्ट ये इशारा कर रही हैं कि इन डॉक्टरों को जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है उन्हें शक एक ही चीज का है कि सोनाली की मौत किससे हुई, और उन्हें शक है कि ये ड्रग्स से हुई या ड्रग्स के ओवरडोज से हुई। अब इन